बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने पद से दिया इस्तीफा। आज ही संभाला था कार्यभार। जेडीयू ने बताया नैतिकता के आधार पर दिया है इस्तीफा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। वहीं दिल्ली में मास्क न लगाने पर 2000 रुपए का लगेगा जुर्माना। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के बड़े मिशन को किया फेल। ट्रक में सवार होकर वारदात को अंजाम देने आए थे जैश के 4 आतंकियों को किया ढेर। सुरक्षा बलों को आतंकियों के पास से भारी संख्या में हथियार हुए बरामद। जम्मू कश्मीर के नगरोटा टोल नाके पर सुरक्षा एजेंसियों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। खुफिया एजेंसियों को ये सूचना मिली थी, जिसके बाद चेकिंग बढ़ा दी गई। जांच के लिए जगह जगह नाके लगा दिए गए और इसी क्रम में नगरोटा टोल नाके पर जब एक ट्रक को चेकिंग के लिए रोका गया तो इस ट्रक में सवार आतंकवादियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ हुई और 4 आतंकवादी वहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से ढेर कर दिए गए। इनके पास से 11 AK-47 और पिस्तौलें बरामद। नगरोटा के पास जम्मू में गुरुवार को हुई मुठभेड़ में मारे गए जैश के आतंकी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद लेकर जा रहे थे। शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया है कि उनके पास से 11 AK-47 राइफल्स और पिस्तौलें भी बरामद की गई हैं। पूरी संभावना है कि वो कोई बड़ी योजना बना रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी दिलबाग सिंह ने INS को बताया, जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने कल रात सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में घुसपैठ की थी। ये चारों कश्मीर की ओर जाने वाले एक ट्रक में सवार थे। इस ट्रक को टोल प्लाजा के पास पुलिस ने रोका, जिसके बाद मुठभेड़ में ये चारों मारे गए। जम्मू के IG मुकेश कुमार ने कहा कि आतंकियों की इस मूवमेंट के बारे में हमें खास इनपुट मिला था कि ये आतंकवादी आगामी जिला विकास परिषद के चुनावों में रुकावट डालने की योजना बना रहे थे। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि पाकिस्तान की अशांति फैलाने वाले मंसूबों को हमारे जवान कामयाब नहीं होने देंगे। भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करके आए आतंकवादियों को जम्मू के नगरोटा में मौत के घाट उतार दिया गया है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश की थी और एक बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ ये सभी आतंकवादी कश्मीर घाटी में घुसने की फिराक में थे, लेकिन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश को विफल करके चारों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। सारे क्षेत्र को सेना ने और पुलिस ने कॉर्डन कर दिया है। सेना ने और पुलिस ने पाकिस्तान की इस साजिश को विफल करके जम्मू कश्मीर की जनता की रक्षा की है। बता दें, इस साल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये दूसरी ऐसी मुठभेड़ है। इससे पहले जनवरी में 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, जब वो इसी तरह से ट्रक के अंदर छिपकर जा रहे थे। इसके अलावा नगरोटा आर्मी कैंप में 19 नवंबर 2016 को हमला हुआ था। संजुवन आर्मी कैंप में 10 फरवरी 2018 को हमला हुआ। झज्जर कोटली में 12 सितंबर 2018 को 3 आतंकवादी मार गिराए गए थे। दिल्ली में कोरोना का प्रकोप भयानक होता जा रहा है। इसी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस भी शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप दिल्ली में हैं और आपने मास्क नहीं पहना है तो आपको 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 131 मरीजों की मौत हो गई। एक ही दिन में कोरोना से मरने वालों की अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। दिल्ली में कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस शामिल हुई। करीब 1.5 घंटे से ज्यादा चली ये बैठक राजनीति की भेंट चढ़ गई। बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अगर वक्त रहते ICU बेड्स और वेंटिलेटर की संख्या को बढ़ाया जाता तो शायद स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता था। इस महामारी के समय जो दिल्ली सरकार ने काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। मैंने मीटिंग में विषय रखा कि जिस तरह से नंबर ऑफ ICU बेड बढ़ाने की बात थी,
वो करना चाहिए था। नंबर ऑफ टेस्टिंग की बात थी, वो नहीं की। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बिल्कुल नहीं कर पाई, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये दो एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इस कोरोना के समय में लोगों को इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये बात रखी एक और, आप इस 6 महीने के अंदर 125 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च कर देते हैं, लेकिन आपने आईसीयू बेड नहीं बढ़ाए, आपने वेंटिलेटर की संख्या नहीं बढ़ाई। अगर चाहते तो वो काम अच्छा हो सकता था, लोगों की जान नहीं जाती। कोरोना के समय में जो बहुत बड़ा कारण एक प्रदूषण भी है। पॉल्यूशन पे आप विज्ञापन देते रहे, लेकिन पॉल्यूशन के कारण जो लोगों को तकलीफ हुई और उसके बाद कोरोना बढ़ा, तो उसकी वजह से जो लोगों की जानें जा रही हैं। दूसरा, जिस तरह दिल्ली सरकार के अंदर जो विरोधाभास है कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि थर्ड वेव अभी आकर चली गई है, जबकि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव अभी आई है, अभी समय लगेगा। तो जब ये सब जानकारी दिल्ली सरकार को थी, तो इस पर एहतियात कदम क्यों नहीं उठाए गए? वहीं कांग्रेस भी यही राग हलापती हुई नजर आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला और केजरीवाल सरकार पर 8 महीने बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने पर भी निशाना साधा। साथ ही कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन और मार्केट बंद करने पर स्थिति साफ की जानी चाहिए। देखिए, जब दिल्ली की स्थिति पूरी तरह से कोविड से बेकाबू हो गई, पूरे विश्व और देश में सबसे ज्यादा कहीं मौत के आंकड़े और कोविड पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है, तब जाकर के लगभग 8 महीने बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को ऑल पार्टी मीटिंग की याद आई। हमने पूर्व में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ जिस तरह से सुझाव दिए थे, आज हमने यहाँ भी सुझाव दिए। हमने ये मांग की है कि जिस तरह से बाहर दिल्ली के आम जनमानस में एक असमंजस में है लोग, मार्केट को लेकर के और लॉकडाउन को लेकर के स्थिति क्लियर की जाए। तो मार्केट और बाजार को बंद करने की नीयत सरकार की। हमने कहा कि पूरी तरह से अरविंद सरकार फेल है, दोबारा से मार्केटों को बंद करने का निर्णय होगा तो अरविंद का निर्णय होगा, और अब से पूर्व में जो छोटे व्यापारियों का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति सरकार को करनी चाहिए। हमने मांग की है। न्याय योजना के तहत राहुल गांधी जी ने जिस तरह से केंद्र सरकार से मांग की थी, ये निरंतर मांग हम दिल्ली सरकार से भी कर रहे थे। एक और जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, तो वहीं आप भी पलटवार करने से नहीं चूक रही है। आप प्रवक्ता ने कहा, गृह मंत्री की ओर से 750 बेड्स का वादा किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सरकार के बहुत बड़े बड़े अस्पताल है, एम्स है, राम मनोहर लोहिया है, सफदरजंग अस्पताल है, इनके अंदर करीब 20,000 बेड्स हैं। एम्स में 4,000 बेड्स हैं। दिल्ली के अंदर, दिल्ली का ही नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह के लोगों का इलाज हो रहा है। तो वो बेड्स जो सिर्फ वीआईपीज़ के लिए अभी तक आरक्षित कर रखे हैं, रिजर्व कर रखे हैं एम्स के बेड्स, उनको साधारण पब्लिक के लिए कम से कम आधे बेड्स केंद्र सरकार के अस्पतालों में साधारण पब्लिक के लिए खोल देने चाहिए, क्योंकि इतने वीआईपीज़ की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, अमित शाह जी ने जो वादा दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के लोगों को किया था कि 250 बेड्स 24 घंटे में, फिर 250 बेड्स, फिर 250 बेड्स, आज 5 दिन हो चुके हैं, बृहस्पतिवार है, अभी तक एक भी आईसीयू बेड केंद्र सरकार से दिल्ली को नहीं मिला है। बहरहाल दिल्ली में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों को 2,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। पहले 500 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन कई लोग अब भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, जिसके चलते जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया। दिल्ली में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और ये हाल नोएडा का न हो, इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से रैंडम सैंपलिंग नोएडा में की जा रही है। जिलाधिकारी के मुताबिक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहे हैं, जो तमाम एंट्री पॉइंट्स हैं, मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर रैंडम सैंपलिंग की जा रही है और 5 से 10 मिनट में रिपोर्ट भी दी जा रही है लोगों को। आज इस रैंडम सैंपलिंग का दूसरा दिन था। इसमें बॉटनिकल गार्डन और अशोकनगर मेट्रो स्टेशन पर ये सैंपलिंग की जा रही है।
दिल्ली में कोरोना महामारी भयानक रूप ले चुकी है। इसी को देखते हुए नोएडा में स्थिति काबू में रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से कोरोना टेस्ट किए जाने का आज दूसरा दिन है। दरअसल बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने रैंडम सैंपलिंग करने का एक्शन प्लान तैयार किया है। आज दूसरे दिन अशोकनगर मेट्रो स्टेशन और बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर ये सैंपलिंग हो रही है। गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ के मुताबिक इसका मकसद कोरोना महामारी के केसेस को बढ़ने से रोकना है और लोग भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम लोग रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं। रैंडम सैंपलिंग जो एंट्री पॉइंट है नोएडा का, दिल्ली से आने वालों का, उनको रैंडम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन से कितने लोग पॉजिटिव हैं। ये पॉजिटिव आने में क्या होगा कि रैंडम अगर जो पॉजिटिव आएंगे उनको हम कंटेन करेंगे यहाँ पर और रोकेंगे, जिससे इन्फेक्शन फैलने से रुकेगा। और ये भला है पब्लिक का, और आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग कर रहे हैं लोग। कोई भी ऐसा नहीं है कल से देख रहे हैं जो मना कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो लोग चाह रहे हैं लेकिन हम उनको घर पे दे रहे हैं, तो इससे बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती है। 3 पॉजिटिव आए थे, आज 2 जगह हो रहा है, एक अशोकनगर मेट्रो स्टेशन पे, एक बोटेनिकल गार्डन, जैसा कि आप देख रहे हैं। बोटेनिकल गार्डन पर रैंडम सैंपलिंग के लिए लोग भी आगे बढ़कर अपनी जांच कराते हुए नजर आए। इसका रिजल्ट भी 5 से 10 मिनट में लोगों को मिल रहा है और पॉजिटिव आने पर उन्हें आइसोलेट रहने के लिए कहा जा रहा है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। नोएडा में अभी कितने दिन और कहां-कहां ये रैंडम सैंपलिंग होगी ये अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन लोगों से अभी भी बार-बार यही अपील की जा रही है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, और अभी लापरवाही का वक्त बिल्कुल नहीं है। नोएडा में रैंडम सैंपलिंग का आज दूसरा दिन है। आज बोटेनिकल गार्डन और अशोकनगर मेट्रो स्टेशन पर रैंडम सैंपलिंग हुई। इसी का जायजा लिया हमारे सहयोगी श्वेत ने। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि कोरोना को फैलने से रोका जाए, क्योंकि राजधानी दिल्ली से तमाम और जिले, राज्य भी जुड़े हुए हैं, तो उनका असर इस पर भी बना हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर। ये वो स्टेशन है जहाँ से हज़ारों की संख्या में नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाले लोग सफ़र करते हैं, और यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जहाँ पर रैंडम सैंपलिंग, जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग, स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर लगी हुई है और ये कोरोना की जांच फिलहाल यहाँ पर इनकी हो रही है। ये दूसरा दिन है आज इस एक्शन प्लान का। कल जो नोएडा दिल्ली बॉर्डर है, डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर, वहाँ ये कैंप लगाया गया था स्वास्थ्य विभाग द्वारा। आज मेट्रो स्टेशन की बात करें तो बोटेनिकल गार्डन और अशोकनगर पर लगाया हुआ है। जो सीएमओ हैं जिला प्रशासन यहाँ के, उनका साफ तौर पर कहना है कि इसके अच्छे भविष्य में परिणाम मिलेंगे, और क्योंकि नोएडा में संक्रमण रोकना है तो कदम उठाने भी पड़ेंगे। लोग फिलहाल सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन से लोग आते हैं दिल्ली से, तो वहाँ यहाँ पर रोका गया है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर जो है तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरीके की अगर कोई तू मैं करे या किसी तरीके की हालात बिगड़ने वाली स्थिति हो तो उससे बचा जा सके। दिल्ली में सरकारी योजनाओं के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अब रजिस्ट्रेशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और अपने काम से भी छुट्टी नहीं लेनी होगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी योजनाओं के लिए कंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को डोर स्टेप डिलीवरी मुहैया कराई है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली में निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों का पंजीकरण डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से किया जाएगा। डोर स्टेप डिलीवरी सेवा गुरुवार से हेल्पलाइन पर शुरू कर दी गई है, जिसका लक्ष्य है निर्माण कार्यों में लगे किसी भी मजदूर को काम के लिए न तो सरकारी कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा और न ही काम की तलाश में भटकना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर का रजिस्ट्रेशन अब डोर स्टेप डिलीवरी के जरिए हो जाएगा। कोई भी कंस्ट्रक्शन लेबर, उसको पहले अपने डॉक्यूमेंट लेके, अपना सर्टिफिकेट लेके, अपना फोटोग्राफ लेके लेबर दफ्तर आना पड़ता था, वहाँ पे उसको लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। फिर तो जिस दिन वो आता था उस दिन उसको अपनी नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ती थी जहाँ भी उसका काम है। उसके बाद फिर वेरिफिकेशन के लिए आता था,
या कहीं साइबर कैफ़े में जाके जमा किए तब भी वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ता था। तो इस तरह से उसको 3-4 दिन के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब आज से ये सर्विस शुरू हो जाएगी 1076 पे, और अब किसी भी लेबर को, कंस्ट्रक्शन लेबर को दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मालूम हो कि 15 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के श्रम विभाग का पदभार संभाला था। सिसोदिया ने श्रम और रोजगार विभाग का कार्यभार संभालते हुए विभागीय अधिकारियों के साथ पहली बैठक में कहा था कि श्रम विभाग का काम हर हाल में मजदूरों की मदद करना है। उन्होंने घोषणा की थी कि उनका पहला काम सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए 10 लाख निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर शक्ति स्थल पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और अपनी प्यारी दादी को याद किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इंदिरा गांधी को नमन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को शक्ति स्थल पर उनकी 103वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित और बाद में उन्हें अपनी प्यारी दादी के रूप में याद करने के बारे में ट्वीट किया। उन्होंने कहा, कुशल और शक्ति के अवतार के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि। पूरा देश आज भी उनके नेतृत्व का उदाहरण देता है, लेकिन मैं उन्हें अपनी प्यारी दादी के रूप में याद करता हूँ। उन्होंने जो पाठ पढ़ाया वो मुझे प्रेरणा देता रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी मेमोरियल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर नमन किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, देश की पहली महिला पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.